वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआरटी में। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और ये है पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। अब ये एलोट्रोप्स वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो आज इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे और जो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिटेल डिस्कशन में क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कशन, साथ में इसका यूज कहाँ पर होता है और इसके प्रॉपर्टीज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम क्या है एलोट्रोप्स का मीनिंग समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि अलग अलग फिजिकल फॉर्म किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं। अब यहाँ जो हमारे सिलेबस में है वो हमको कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ने हैं, और कार्बन के बेसिकली आपके 3 एलोट्रोप्स होते हैं। 3 एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका डायमंड हो गया, एक ग्रेफाइट हो गया और एक बकमिंस्टर फुलरीन हो गया। तो चलिए तीनों को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रोप्स। फिर आगे कह रहा है द 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर। 3 एलोट्रोप्स कौन कौन से हो गए, यही जो अभी हमने डिस्कस किया। पहला ग्रेफाइट, पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन, या फिर सिंपली इसको फुलरीन भी कहा जाता है। अब एक एक करके इसका स्ट्रक्चर और जो थोड़ा मोड़ा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जो 2 डायग्राम दिख रहे हैं अलग अलग, इसमें फर्स्ट वाला ये डायग्राम है डायमंड का, जो आपको शाइनी अपीयरेंस टाइप का दिख रहा है। और जो सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा है ये है ग्रेफाइट। अब दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डायमंड सुनते ही सबसे पहले मन में एक किसका प्रॉपर्टी आता है, वो ये है कि इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। फिर सेकंड ये आता है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये तो मैक्सिमम लोग को पता ही होगा। अब कई बार क्या होता है, लोग ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डायमंड जैसे आपको पता है किसका एलोट्रोप है, कार्बन का। तो लोग ये ना कार्बन का सिंबल ना पूछकर ये पूछते हैं कि आप लोग डायमंड का सिंबल बताइए। तो डायमंड क्योंकि किसका, कार्बन का एलोट्रोप है, तो अगर कोई आपसे डायमंड का सिंबल पूछता है तो आप भी उसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये कार्बन का एलोट्रोप है। इसी तरह हम लोग ग्रेफाइट का भी एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ग्रेफाइट का कलर क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है। आपका कलर आप डायग्राम में देख ही सकते हैं क्या है, ग्रेइश ब्लैक है। और एक और बात, आपका जो ग्रेफाइट है ये क्या होता है, ओपेक सब्सटेंस होता है, यानी इसके आर पार आप नहीं देख सकते। पर वहीं जो डायमंड होता है ये आपका ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ये कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है। और डायमंड आप सबको पता है किस लिए फेमस होता है, इसकी चमक की वजह से, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस रहता है, इसकी वजह से ज़्यादा फेमस है। और इसी की वजह से इसको हम लोग ज्वेलरी वगैरह में भी बहुत जगह यूज़ करते हैं। अब ग्रेफाइट की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्योंकि ये ग्रेफाइट भी क्या है, आपका कार्बन का एलोट्रोप है, तो अगर कोई ग्रेफाइट का सिंबल पूछता है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल सी, जो कार्बन का सिंबल होता है। अभी जो डायमंड और ग्रेफाइट हमने देखा, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो डायमंड है वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत हार्ड होता है। पर वहीं ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे हमने ये पॉइंट पढ़ा कि ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और सेम इसी जगह अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, किसमें, डायमंड और ग्रेफाइट में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर आप डायमंड या फिर ग्रेफाइट दोनों को अगर आप बर्न कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, तो बर्न करने पर जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दोनों केस में वो होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके साथ कोई बाई प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जितना भी डायमंड या जितना भी ग्रेफाइट होगा, इसको जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो भी दोनों केस में। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है वो बेसिकली आता है डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर में। जो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसी वजह से जो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये भी अलग अलग आता है। और यहाँ स्ट्रक्चर से मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स का, किस तरह से कार्बन एटम्स ये दोनों स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हैं। तो चलिए एक बार इनके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये डायग्राम, ये है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब यहाँ पर आपको जो ब्लैक बॉल्स दिख रहे हैं ये सब कार्बन एटम्स हैं। डायग्राम नंबर ए में भी और डायग्राम बी में भी ये जितने भी आपको ब्लैक बॉल्स दिख रहे हैं
सर्कल शेप में, ये आपके कार्बन एटम्स हैं। अब हर एक कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देख लें तो हर एक कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम से लिंक्ड रहता है। और किस तरह लिंक्ड रहता है, ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से ये लिंक्ड रहता है। और जो शेप होता है यहाँ वो होता है टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन यानी अगर आप 3D में इसको अज्यूम करें तो कुछ ऐसे होगा, एक ऐसे, ये ये और इनके बीच का एंगल, अभी आप लोग क्लास 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे, ये अप्रॉक्स 109 डिग्री होता है। तो ठीक, अभी आपको इतना डीप में नहीं जाना, अभी आपको बस क्या याद रखना है कि एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से और अटैच्ड होता है। सिमिलरली जैसे ये आपका कॉर्नर में आ गए तो अब ये वाला कार्बन एटम और 4 कार्बन एटम से अटैच्ड रहेगा। तो इस तरह क्या होता है, एक दूसरे से जो कार्बन एटम्स हैं वो पावरफुली बॉन्डेड रहते हैं। और किस तरह के बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से। और इसी रीजन की वजह से जो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। और ये रिजिडिटी ही, इस रिजिड होने की वजह से ही हमारा जो डायमंड है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, वेरी हार्ड सब्सटेंस। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी वाला पॉइंट आ रहा था उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन एटम आप ले लीजिए, ये कार्बन एटम क्या है, 4 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड है। और कैसे अटैच्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से इसके बीच में। ठीक बच्चों, तब इसके बाद देखिए जो इसकी चारों वैलेंसी थी ये फुलफिल्ड हो गई, मतलब ये 4 बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, इसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या हुए, बॉन्ड बना लिए दूसरे कार्बन से। तो क्योंकि यहाँ नो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब इस तरह हम लोग ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर काफ़ी अलग होता है डायमंड के स्ट्रक्चर से, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, लेयर्स होते हैं, लेयर्स, या फिर आप जिसे कह सकते हैं शीट्स ऑफ कार्बन एटम। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका हो गया एक लेयर, ये हो गया सेकंड लेयर और ये हो गया थर्ड लेयर। तो ऐसे लेयर बाय लेयर वाइज होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में और डीप में जाएं तो ये पॉइंट आता है कि जो हमारा एक कार्बन एटम है ये 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। देखिए क्या कह रहा है पॉइंट, ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज ज्वाइंट टू ओनली 3 अदर कार्बन एटम्स। याद करिए जो हमारा डायमंड था लास्ट स्लाइड पे हमने जो पढ़ा, वो 4 से बॉन्डेड रहता था, उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता था। पर यहाँ इस केस में, ग्रेफाइट के केस में क्या है, एक कार्बन एटम सिर्फ 3 और अलग अलग कार्बन एटम से बॉन्डेड है। और बॉन्ड कैसा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और एक और बात, ये जो 3-3 बॉन्ड बना के एक लेयर में फॉर्म होता है, ये क्या करता है, हेक्सागोनल रिंग फॉर्म कर लेता है, यानी 6 का रिंग रहता है। अब जैसे फर्स्ट लेयर हो गया, ऐसे ही ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, तो अलग अलग लेयर्स होती हैं। अभी जो अलग अलग लेयर्स है ये आपस में बॉन्डेड रहती हैं वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस से। किससे, वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस। अभी आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको पता ही चलेगा ये जो वॉन्डर वॉल फोर्स होता है ये ऑलरेडी वीक होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये लेयर हो गया और ये लेयर, तो देखिए यहाँ पर भी पॉइंट डिस्कस किया है कि वीक फोर्सेस होल्ड द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स टुगेदर। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ कार्बन है इसको अटैच रहती हैं किससे, वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और वहीं पर एक पर्टिकुलर लेयर में क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। और एक और बात, ये जो आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी की वजह से जो आपका ग्रेफाइट है इसका नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये एक सॉफ्ट सब्सटेंस है। अब ग्रेफाइट में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कंडक्टिविटी का। तो हमको पता है क्या है, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसका रीजन समझते हैं। देखिए बच्चों, हमारे क्या है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। इसका मतलब सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर कार्बन एटम के, जैसे इस कार्बन एटम की बात करें तो इस पर्टिकुलर कार्बन एटम के सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग में फॉर्मेशन पार्ट ले रहे हैं। और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन बचा, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, वो फ्री है। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन बचा वो फ्री है। अब क्योंकि ये फ्री है इसका मतलब ये कहीं भी जा सकता है, ये फ्री टू मूव है। और फ्री टू मूव होने की वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि हमको पता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही, मूवमेंट ऑफ चार्जेस से ही करंट का फ्लो होता है, यानी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। इसीलिए इसी रीजन की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा ग्रेफाइट है ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसका यूज़ कहाँ होता है, जो हमारा ग्रेफाइट है इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखिए, एक तो आपका डेली लाइफ यूज़ होता है कहाँ पर, पेंसिल्स वगैरह में। तो जो पेंसिल की लीड होती है उसमें क्या होता है, आपका ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है।
यानी कि जो बीच वाला पार्ट होता है किसी भी पेंसिल में, इसमें क्या होता है आपका ग्रेफाइट का यूज़ होता है। अब सेकंड यूज़ है इसका जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके रीज़न से। तो क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए ग्रेफाइट को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, या फिर जिसको हम लोग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, हमारे ड्राई सेल्स में यूज़ होता है। और एक और यूज़ आता है इस ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का हम लोग यूज़ इसलिए भी करते हैं क्योंकि देखिए हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था कि ये सॉफ्ट होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है। तो इस सॉफ्ट नेचर की वजह से इसको एज अ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं हम फैक्ट्रीज में, मशीन्स वगैरह में। और जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं ये पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। तो पाउडर्ड ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट हम लोग यूज़ करते हैं मशीनरी वगैरह में, इसके मूविंग पार्ट्स में डालते हैं। और बाकी अगर डायमंड का हम लोग यूज़ की बात करें, तो डायमंड का फर्स्ट यूज़ होता है एक तो ज्वेलरीज वगैरह में। अब सेकंड यूज़ आता है इसके नेचर की वजह से। इसका नेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड, यानी ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से डायमंड को एज अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, आपके जैसे ग्लास कटर्स वगैरह हो गए, या फिर रॉक ड्रिलिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं वो सब बहुत हार्ड हार्ड होते हैं। तो वहाँ पर आपका इस डायमंड का यूज़ किया जाता है। अब डायमंड में एक लास्ट पॉइंट आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा कि डायमंड को हम लोग आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। और ऐसा करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। और इस तरह से जो आर्टिफिशियली डायमंड्स बनाए जाते हैं इनको एक अलग नाम दिया जाता है। इनको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक डायमंड। तो क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर कर देते हैं तो उससे हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ तक हमने क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट का डिटेल डिस्कशन कर लिया, इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, प्रॉपर्टीज भी देख ली और यूजेस भी देख लिए। अब जो हमारा थर्ड एलोट्रॉप था यानी बकमिंस्टर फुलरीन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बकमिंस्टर फुलरीन का है। ये भी आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। अब इसमें जो आपको ब्लैक बॉल्स दिख रहे हैं जितने भी, ये सब आपके कार्बन के एटम्स हैं। अब देखिए बच्चों, जो बकमिंस्टर फुलरीन की प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर है ना, इसमें आपके 60 कार्बन यूज होते हैं। 60 कार्बन इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ऐसे एक फुटबॉल लाइक केज स्ट्रक्चर में। अब क्योंकि यहाँ 60 कार्बन एटम्स यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको डिनोट भी कई बार ऐसे किया जाता है C60। C60 का मतलब यही होता है आपका बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर आप ध्यान दें तो क्या है, एक तो 5 कार्बन की रिंग होती है और 6 कार्बन की रिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 6 कार्बन का रिंग। और ये जो इसके बगल में दिख रहा है इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन का रिंग। तो क्या होता है, ये जो आपको फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें जो कार्बन एटम्स हैं ये एक दूसरे से इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। कैसे, 5 कार्बन और 6 कार्बन के रिंग में, जिसको हम लोग कहते हैं 5 कार्बन के रिंग को कहते हैं पेंटागोनल रिंग्स, और जो आपका 6 कार्बन का रिंग है इसको हम लोग नाम देते हैं हेक्सागोनल रिंग्स। अब कई बार कंपटीशन में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ जाता है, और इसके स्ट्रक्चर में भी काफी डीप में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिए कि अगर पूछ ले नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, तो देखिए नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स होता है 20 बकमिस्टर फुलरीन के केस में। और वहीं अगर आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ पेंटागोनल रिंग्स तो ये होते हैं 12। ठीक बच्चों, तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपके 5 कार्बन के रिंग है उनका नंबर 12 है, ये इन टोटल 12 होते हैं। और वहीं जो 6 कार्बन का रिंग है ये इन टोटल 20 होते हैं एक पर्टिकुलर C60 के स्ट्रक्चर में। अब अगर इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये क्या होता है, आपका एक डार्क सॉलिड सब्सटेंस होता है रूम टेम्परेचर पे, यानी ब्लैक कलर में होता है। और अगर हार्डनेस की बात करें तो ये ना तो ये डायमंड जितना हार्ड होता है और ना ही ग्रेफाइट जितना सॉफ्ट, यानी ये मीडियम रेंज में आता है। इट इज़ नीदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो बच्चों ये था आपका ओवरऑल वीडियो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पे। आई होप आपको एक एक पॉइंट, एक एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।